मुंबई शहर घूमने का सपना लिए घर से रवाना हुई एक महिला और वो कोठे तक पहुंच जाती है और कोठे पे उसी का पति उसको कस्टमर के रूप में भी मिलता है। क्या बीतेगा उस औरत के ऊपर जिसके साथ साथ जीने मरने की कस्में खाई थी और वही पति एक कस्टमर के रूप में उसके सामने मिले और वो भी मुलाकात एक कोठे पर हो। आज की कहानी इसी पे आधारित है और कोठे से रिलेटेड मैं आपको एक और बात बता देता हूँ। इस बात को लेकर हमेशा आप ध्यान में रखें और सचेत रहें कि जब भी कोई महिला या किसी लड़की के साथ इस तरीके का गलत दुर्घटना या घटना घट जाती है और वो किसी तरीके से अगर कोठे पे पहुंच जाती है तो वहां से निकलने के लिए क्या करे और कैसे वहां से बाहर निकले, आज की कहानी हम कहानी में ही बताएंगे कि उसे क्या करना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं विजेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज तक। आज की जो कहानी है ये कर्नाटक प्रदेश के बेंगलुरु शहर की है। यहाँ का रहने वाला साहिल मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है और मल्टीनेशनल कंपनी से इसको काफी अच्छा खासा सैलरी भी मिलती है, जिससे इसका घर परिवार चलता है। साहिल की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद काफी दोनों परिवार पूरा परिवार हंसी खुशी से रहता है। साहिल की शादी तन्या से होती है और तन्या साहिल से बहुत प्यार करती है। दोनों पति पत्नी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। कुछ वक्त गुजरता है, कुछ महीने गुजरता है। 2 या 3 महीने गुजरने के बाद साहिल के मल्टीनेशनल कंपनी से कॉल आता है कि आपको तुरंत वापस आना होगा क्योंकि आपको एक असाइनमेंट के लिए मुंबई जाना होगा। साहिल उस समय मना भी करता है कि अभी कुछ वक्त मुझे और चाहिए, मैं खुद कुछ वक्त बाद आ जाऊंगा, लेकिन कंपनी के दबाव की वजह से, प्रेशर होने की वजह से साहिल को हाँ कहना पड़ता है और साहिल वापस अपने कंपनी में जाने के लिए तैयार होना शुरू हो जाता है। अपनी वाइफ को बताता है। वाइफ थोड़ा पहले मना करती है, लेकिन बाद में मजबूरी ये है कि आर्थिक स्थिति अगर किसी की भी कमजोर हो जाए तो बहुत ज्यादा तकलीफें परिवार में आने लगती हैं और बहुत ज्यादा क्राइसिस चलने लगता है। इस बात को हवाला देते हुए साहिल अपनी पत्नी को समझा के वापस मल्टीनेशनल कंपनी में चला जाता है। वहां जाने के बाद उसे मुंबई का ऑफर मिलता है और वो मुंबई चला आता है। मुंबई आने के बाद काफी कुछ दिन, 1 हफ्ता गुजर जाता है। 1 हफ्ते बाद साहिल अपनी वाइफ तान्या को फोन करता है और कहता है, क्या तुम मुंबई घूमना चाहोगी? जैसे ये बात तान्या सुनती है, तान्या के चेहरे पे खुशी की लहर आ जाती है और कहती है कि कौन ऐसी लड़की होगी जो मुंबई नहीं घूमना चाहेगी। और गांव क्षेत्र से थी तान्या, तो इसलिए उसके मन में हजारों सपने थे कि वो भी शहर में जाए और घूमे और खूब एंजॉय करे। और साहिल भी इसी बात पे, सोने पे सुहागा वाली बात हो गई थी कि इसके मन में जो चल रहा था वही साहिल भी उसके सामने ऑफर दे रहा था। तान्या बिना देरी किए अपने पति को हाँ कह देती है और कहती है, मेरा भी सपना था कि मैं भी मुंबई शहर घूमूं और मुंबई के हर जगह, जहां जहां पे जो भी पर्यटन स्थल है, सब जगह को देखूं, अपनी आंखों से देखूं, क्योंकि मुंबई माया नगरी है। मुंबई में स्टार लोग भी होते हैं और उनकी जिंदगी कैसे होती है, वो किस तरीके से रहते हैं, ये सारी चीजें देखने की तमन्ना इसके अंदर भी थी। तो साहिल ने कहा, ठीक है ठीक है, तुम परेशान मत हो, तुम्हारा टिकट 7 अक्टूबर 2011 को कर दी गई है और तुम तैयार रहना उस वक्त। ऐसे ही सारी बातें अपनी वाइफ को समझाता है और तान्या इसी हिसाब से चलने लगती है। अपने परिवार में भी बताती है कि मुझे मुंबई जाना होगा। माँ बाप भी, साहिल के माँ बाप मना नहीं करते हैं क्योंकि बहू और बेटे की खुशी के आगे माँ बाप भी मजबूर हो जाते हैं कि इनका घूमना जरूरी है, हमने तो अपनी जिंदगी जी ली है। और बिना मना किए तान्या को जाने के लिए हाँ कह देते हैं। तान्या भी अपने घर से तैयार होके और बेंगलुरु स्टेशन पे पहुंचती है और स्टेशन पे पहुंचने के बाद जाके अपने वक्त के मुताबिक ट्रेन में बैठती है, अपने बर्थ पे बैठती है, जो टिकट इसका बुक हुआ होता है, और वहां से ट्रेन खुल जाती है। तान्या के सामने वाले बर्थ पे 2 व्यक्ति मिलते हैं। वो दोनों व्यक्ति तान्या से कुछ बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तान्या इन लोगों को इग्नोर कर देती है और इग्नोर करने के बाद ये लोग समझ जाते हैं कि लगता है कि शायद ये हमसे बात नहीं करेगी और ये दोनों एक दूसरे से आपस में बात करके घुल मिल जाते हैं। कुछ दूर निकलने के बाद तान्या अपने परिवार को फोन कर देती है कि हम लोग, ट्रेन हमारी निकल चुकी है, हम बहुत अच्छे तरीके से बैठ चुके हैं। और दूसरा कॉल करती है अपने पति को, कहती है कि मैं अब ट्रेन में बैठ चुकी हूँ, आप परेशान मत होना, मैं चली आऊंगी। लेकिन साहिल इसे समझाता है कि देखो, ट्रेन में ज्यादा परेशान तुम मत होना क्योंकि तुम आसानी से कल मेरे पास आ ही जाओगी, लेकिन सफर में एक चीज का ध्यान रखना कि कोई कुछ दे तो जल्दी खाना मत और किसी से ज्यादा नजदीकी बढ़ाने की कोशिश मत करना। जब कोई भी परेशानी हो तो मुझे कॉल कर लेना। तान्या भी हंसते हुए जवाब देती है और कहती है कि हाँ हाँ ठीक है, मैं वैसा ही करूंगी जैसा आप कह रहे हो। लेकिन तान्या के चेहरे की रौनक और तान्या के चेहरे की खुशी देखकर सामने बैठे व्यक्ति ये बात समझ जाते हैं, लगता है ये पहली बार जा रही है, और इससे बात करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन तान्या इन लोगों को इग्नोर करती है। फिर वो दोनों आपस में ही बात करने लगते हैं। कुछ वक्त गुजरता है, कुछ देर गुजरता है, उसके बाद वो दोनों एक दूसरे के लिए खाने का ऑफर करते हैं।
वो दोनों एक दूसरे के साथ खाना खाने लगते हैं और इसी बात पे तान्या को भी कहते हैं कि बहन जी आप भी लीजिए। तान्या खाने से इनकार कर देती है। तब उसे तान्या की एक्टिविटी को देख के ये लोग कहते हैं कि लगता है कि आप पहली बार यहाँ से जा रही हैं। कह रही है हाँ मैं पहली बार ही जा रही हूँ, मेरे पति मुंबई में रहते हैं, मैं उन्हीं से मिलने जा रही हूँ। मुंबई घूमने के लिए बहुत सारे तमन्ना थे मेरे अंदर और वही तमन्ना लिए मैं मुंबई जा रही हूँ। अपनी सारी बातें इन लोगों को बता ही देती है। ये दोनों काफी खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि चलिए बहुत अच्छी बात है, आप घबराइए मत, आप रास्ते में कोई भी परेशानी होती है तो आप हमारा मदद ले सकती हैं, हम लोग आपकी मदद में हमेशा के लिए हैं। तान्या भी इस बात से थोड़ा-सा एहतराम कर लेती है कि नहीं लगता है ठीक है ये दोनों व्यक्ति ठीक हैं। लेकिन कुछ वक़्त गुज़रता है और कुछ वक़्त गुज़रने के बाद लगभग 800 किलोमीटर की दूरी तय होती है और इस 800 किलोमीटर की दूरी तय होने में तान्या बार-बार खिड़की से देख के सारी चीज़ें, जो भी चीज़ें वो देखती हैं, अपने पति को फ़ोन करके बताती रहती है। पति भी काफ़ी खुश होता है कि मेरी वाइफ़ बहुत खुश है और इसकी ज़िंदगी में मुझे लगता है कि पहली बार इतनी खुशी आई है। तान्या खिड़की से झाँक-झाँक के सब कुछ देखती रहती है और देख-देख के सब कुछ बताते रहती है और 800 किलोमीटर का सफ़र तान्या तय कर लेती है। उस समय फ़ोन करके बताती है कि मैं बस आपसे 150 किलोमीटर दूर हूँ और तुरंत मैं आपसे मिल जाऊँगी और तुरंत मैं आपके पास आ जाऊँगी। इसी बात पे थोड़ी देर के बाद ये लोग दोनों आदमी इन दोनों तान्या को समझाते हैं कि आप इतना उतावला हो रही हैं, ऐसा लग रहा है मानो जैसे कि आप तुरंत अभी मौका मिले तो चली जाएँ। तो तान्या भी कहती है कि हाँ, क्यों नहीं? अगर काश ऐसा हो जाता तो मैं तुरंत अपने वहाँ पति के पास पहुँच जाती। और इसी हिसाब से थोड़ी देर बाद वहाँ चाय आती है। और चाय आने के बाद ये दोनों व्यक्ति चाय लेते हैं, लेकिन ये 2 की जगह 3 चाय ले लेते हैं। और 3 चाय लेने के बाद तान्या को ऑफ़र करते हैं कि क्या आप चाय पिएँगी? तान्या चाय पीने से मना करती है, लेकिन काफ़ी ज़ोर दबाव डालने के बाद और बहन जी कहने की वजह से तान्या को भी भरोसा हो जाता है कि लगता है ये दोनों ठीक आदमी हैं और तान्या चाय पी लेती है। चाय पीने के बाद जब उसका आँख खुलता है, तो वो अपने आप को किसी ट्रेन में नहीं, किसी बोगी में नहीं, अपने पति के पास नहीं, वो अपने आप को एक गाड़ी में देखती है, जो गाड़ी लगातार चल रही होती है और उसके दोनों बगल वो दोनों व्यक्ति बैठे हुए हैं, जो किसी ट्रेन में मिले थे और इनके साथ एक तीसरा भी व्यक्ति था, जो कि गाड़ी चला रहा था। ऐसे चलते-चलते तान्या कहती है कि मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? तो एक व्यक्ति उसको एक थप्पड़ लगा देता है और कहता है, "ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाओगी या कुछ भी बोलोगी तो हम तुम्हें यहीं मार डालेंगे।" तान्या डरी-सहमी इन सब से सवाल करने की कोशिश करती है, लेकिन ये लोग मारने की धमकी देते हैं, जिस वजह से तान्या चुप हो जाती है और काफ़ी देर गाड़ी चलने के बाद, लगातार गाड़ी चलने के बाद, गाड़ी पहुँच जाती है एक रेड लाइट एरिया के कोठे पे, जहाँ 2 महिलाएँ मिलती हैं, जिससे ये एक व्यक्ति जाके उनसे बात करता है और सौदे की बात होना शुरू हो जाता है वहाँ पे। तान्या जब तक कुछ समझ पाती तब तक सौदा तय हो जाता है और 45,000 में ये दोनों व्यक्ति इस तान्या को वहाँ बेच के चले जाते हैं। तान्या वहाँ काफ़ी विरोध करती है, लेकिन विरोध करने के बावजूद भी ये कुछ नहीं कर पाती। वहाँ की जो मालकिन होती है, कोठे की मालकिन जो होती है सुनीता पुजारी इसे मार के धक्के मार के घर में लेके जाती है और जितनी लड़कियाँ वहाँ होती है, उन सबको जब तान्या देखती है तो उनके ड्रेसेस देखने के बाद उसे लगता है कि इनको देखने के बाद कोई भी व्यक्ति उत्तेजित हो सकता है इनके ड्रेसेस की वजह से और कोई भी व्यक्ति इनसे संपर्क बनाने की कोशिश कर सकता है। और ये सब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ से निकली थी, कहाँ जा रही थी और कहाँ पहुँच गई। काफ़ी विरोध करती है, इस वजह से उसे मारा-पीटा जाता है और उसे तुरंत ले जाके एक कमरे में बंद कर दिया जाता है और कमरे में बंद करने के बाद रोज़ उसको टॉर्चर दिया जाता है। यहाँ साहिल काफ़ी परेशान हो जाता है कि मेरी पत्नी घर से निकली थी यहाँ आने के लिए, अब तक पहुँची क्यों नहीं? ये स्टेशन पे जाके पता करता है, हर जगह अपने हिसाब से फ़ोन लगाता है, कॉल लगाता है, लेकिन कहीं से कोई जानकारी जब नहीं मिलती है, तो पुलिस थाने में जाके एक एफआईआर करता है। गुमशुदगी का एफआईआर दर्ज करवाता है, उसके बाद भी अपनी कोशिश जारी रखता है कि हो सकता है कहीं गलती से उतर गई हो या कोई दिक्कत हुई हो या ट्रेन के साथ कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई। सब कुछ जानकारी लेने के बाद पता चला कि कुछ नहीं हुआ था, सब कुछ अच्छा था। सीसीटीवी कैमरा भी खंगाला गया तो पता चला कि बेंगलुरु शहर पर तान्या आई तो ज़रूर थी, बैठी भी थी, लेकिन कहाँ गई और कहाँ रह गई इसका अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। और ऐसे इधर तान्या को प्रताड़ित किया जा रहा था। ऐसे करते-करते वक़्त गुज़रते जाता है और 16वाँ दिन आता है। 16 दिन बाद तान्या को सुनीता पुजारी जाके कहती है कि अगर आज तुमने किसी तरीके का ड्रामा किया, कोई भी नौटंकी की, तो हम तुम्हें जान से मार देंगे और यहाँ से निकलने का तुम्हारा सब रास्ता बंद हो चुका है। कोई यहाँ नहीं आ सकता, कोई तुम्हें बचा नहीं सकता। तुम्हें जो मैं कह रही हूँ वही करना होगा, इसलिए बिना नाटक किए
तुम तैयार हो जाओ और तैयार होकर कस्टमर आने वाले हैं, उनके इंतजार में जाके कमरे में बैठ जाओ। जब तान्या वहां विरोध करती है तो फिर से उसे मारा जाता है और बाकी जो लड़कियां होती हैं उन सबको समझाया जाता है कि इसको जल्दी से तैयार कर दो और तैयार करने के बाद इसके साथ कह दो किसी तरह का कोई ड्रामा नहीं चाहिए। सारी लड़कियां समझाती है, देखो तुम यहाँ से निकल नहीं सकती, कोई भी यहाँ से तुम्हें नहीं निकाल सकता, इसलिए जो ये कह रही है तुम्हें मानना ही पड़ेगा, क्योंकि जब हम भी आए थे तो हमने भी बहुत कोशिश की थी कि वापस अपने घर चले जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज देखो हम मजबूरन हमें वो करना पड़ रहा है जो ये कह रही है। और हमारा क्या है, कस्टमर आता है, कस्टमर को खुश करना हमारा काम है, बदले में पैसा देता है। और खुश रहने के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए, वो तो मिल ही रहा है। इसलिए तुम ज्यादा परेशान मत हो, तुम्हारी अगर जिंदगी में कुछ होगा तो वो जरूर होगा, जैसा अगर तुम्हारे किस्मत में यही लिखा है तो तुम्हें इस चीज को मानना ही पड़ेगा और मानने के बाद तुम्हें इनके हिसाब से चलना ही पड़ेगा। 16वां दिन होता है और इस दिन तान्या अपने मजबूरन टूट जाती है और टूटने के बाद सुनीता पुजारी की बातों को मान के तैयार हो जाती है। वैसे ही कपड़े पहन लेती है जैसे वहां की बाकी लड़कियां पहनी होती है, क्योंकि वहां एक नहीं, मुझे लगता है कि सैकड़ों की संख्या में लड़कियां होती हैं। वो इलाका ही ऐसा होता है जहाँ पे प्रोस्टिट्यूट का काम चल रहा होता है और वहां पे रेड लाइट एरिया के नाम से वो मशहूर होता है। वहां पे कोठे और धंधे का काम होता है। तान्या भी इस बात से मना करने के बावजूद भी उसे ये करना पड़ता है जो वो कभी उसने सोचा नहीं था। इसके बाद इससे मिलने के लिए कस्टमर आता है और कस्टमर आने के बाद इसी तान्या को ही वो पसंद करता है और उसके साथ कमरे में जाता है। कमरे में जाने के बाद कमरे के जैसे चिटकनी बंद करता है, बंद करने के तुरंत बाद तान्या बिना देरी किए इस कस्टमर का पैर पकड़ लेती है और पैर पकड़ने के बाद रोने और गिड़गिड़ाने लगती है कि प्लीज मेरी मदद करिए। मैं घर से निकली थी मुंबई के लिए, मैं अपने पति के पास जाना चाह रही थी, लेकिन मेरे साथ दुर्घटना घट गई और उस देर से मैं यहाँ आ गई। मुझे चाय में नशीली पदार्थ मिलाकर पिला दिया गया और मुझे यहाँ लाकर बेच दिया गया। प्लीज मेरी मदद करिए, मुझे मेरे पति के पास जाना है। वो व्यक्ति कहता है कि मैं कैसे आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, अगर मैं जरा सा भी कुछ करूंगा तो ये लोग मुझे जान से मार देंगे। वो कहती है मेरे पति से मेरी बात करा दीजिए, एक बार मेरे पति से मेरी बात करा दीजिए। वो व्यक्ति भी भावुक हो जाता है और तान्या के दर्द को समझता है और उसकी मदद करने के लिए कहता है ठीक है, मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। और इसी बात पे तान्या काफी रोती भी है, लेकिन इस तरीके से रोती है जिससे कि आवाज बाहर ना जाए और वहां के लोगों को पता ना चल जाए कि इन दोनों के बीच में जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ कुछ और ही हो रहा है और तान्या यहाँ से निकलने की तैयारी में है। इस बात से अनजान सुनीता पुजारी सब लोग अपने मस्ती में हैं और पैसे की धुंध में वो लोग लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ तान्या यहाँ से निकलने का षड्यंत्र रचती है और उस कस्टमर से ही बात उसके फोन से ही बात करती है और अपने पति को फोन लगाती है। यहाँ साहिल काफी परेशान होता है और हमेशा कोशिश करते रहता है कि शायद कोई ऐसा फोन आए जिससे मेरी बीवी का पता चल जाए। और 16वां दिन आता है जिस दिन उस दिन ऐसा होता भी है कि साहिल के मोबाइल पे एक घंटी बजती है और साहिल बिना देरी किए वो फोन उठाता है। फोन उठाने के बाद वहां से आवाज आती है, हेलो मैं तान्या बोल रही हूँ। साहिल दंग रह जाता है कि ये कहाँ से फोन आया और तुम कहाँ हो। वो कहती है ये तो मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ, कहाँ किस एरिया में हूँ, लेकिन मैं कहीं गलत जगह आ गई हूँ, मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना हो गई थी। वो सारी बातें अपने पति को बताती है। पति कहता है ठीक है तुम घबराओ मत, उस आदमी को फोन दो जिसने तुम्हारी मदद की है। जब वो आदमी वहां फोन पे बात करता है तो वही वहां का सारा एड्रेस और पता देता है और उसी दिन बिना देरी किए साहिल भी उसी कोठे पे पहुंच जाता है और पहुंचने के बाद कस्टमर बनके सारी लड़कियों को देखना शुरू कर देता है। सबको देखने के बाद सबको रिजेक्ट करता है और रिजेक्ट करने के बाद जब सुनीता पुजारी समझ जाती है कि इसमें से कोई इसे पसंद नहीं है, तब कहती है अरे उसे बुलाओ जो नई लड़की आई है। पति उसी के इंतजार में था जो तान्या पुजारी करती है, सॉरी सुनीता पुजारी करती है और तान्या को बुलाती है। तान्या जैसे सामने आती है, तान्या अपने पति को देख के उसके आंखों में आंसू के धार बहने लगते हैं और अपने सर को झुका लेती है। शर्माई हुई तान्या करे तो क्या करे। पति भी बेचारा सूझबूझ का वहां पे सूझबूझ से काम लेता है और तान्या के साथ घर में जाता है। घर में जाने के बाद तान्या गले लग के खूब रोने लगती है। पति भी रोता है और उसे समझाता है कि चुप हो जाओ, घबराओ मत, मैं आ गया हूँ। और वहां से निकलने के लिए लोग षड्यंत्र रचते हैं कि हम लोग यहाँ से निकल चलते हैं, लेकिन सामने बैठे हुए लोगों के बारे में सोचकर वो घबरा जाते हैं कि अगर हम यहाँ से निकलने की कोशिश भी करेंगे तो ये लोग हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और वहां पति साहिल
बहुत सूझबूझ से काम लेता है और पुलिस कंट्रोल रूम में फोन करता है। फोन करके सारी घटना की जानकारी देता है और मुंबई पुलिस भी इस पे एक्शन लेते हुए काफी संख्या में पुलिस उस कोठे को घेर लेती है। और घेरने के बाद जब सारा कमरा चेक किया जाता है तो एक कमरे से साहिल और तान्या निकलते हैं और दोनों अच्छे तरीके से वापस अपने घर को चले जाते हैं। इस पूरे कहानी से किसी को कुछ हमें ठेस नहीं पहुंचाना, किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि समझाना है कि जब भी आप सफर में निकले, पति ने मना किया था तन्या को कि तुम किसी का दिया हुआ कोई भी चीज मत खाना, लेकिन महिलाएं बहुत जल्दी लोगों की बातों में आ जाती हैं। उसको उनको लगता है कि सामने बैठा हुआ व्यक्ति जो सही तरीके से हमसे बात कर रहा है वो हमारे मददगार हो सकते हैं। लेकिन इस बातों से मददगार होना अच्छी बात है, ट्रेन का सफर करना भी अच्छी बात है, लोगों से बात करना भी अच्छी बात है, लेकिन कुछ चीजों में सावधानी जरूर बरतनी चाहिए। जब आप किसी को जानते नहीं हो, पहचानते नहीं हो, तो उसका दिया हुआ खाना खाना उचित नहीं है और इस बात को लेके हमेशा सावधान रहें, सतर्क रहें। इस कहानी के माध्यम से हम सबको ये भी बताने वाले हैं कि अगर तान्या उस कस्टमर से अपनी सारी मजबूरियां नहीं बताती, और वो कस्टमर जो हर कस्टमर शरीफ तो होता नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिंदा दिल होते हैं और इंसानियत उनके अंदर होती है। और ऐसा ही हुआ कि तान्या के साथ जो पहला व्यक्ति पहुंचा वो व्यक्ति इंसान था और उसने तान्या की मदद की। मैं धन्यवाद देता हूं ऐसे व्यक्ति को जो इस तरीके के कार्य में अहम भूमिका निभाते हैं और लोगों की मदद करने के लिए आगे आते हैं। मैं धन्यवाद देता हूं मुंबई पुलिस को जो काफी तेजी से एक्शन करके और तुरंत वहां पहुंच के साहिल और तन्या को वापस सुरक्षित उनके घर पहुंचा दिए। और मैं धन्यवाद देता हूं उस पति को जिसने 16 दिन घर से बाहर रही महिला को भी, अपने पत्नी को भी एक्सेप्ट किया। नहीं तो बहुत ऐसे लोग होते हैं जो ये कह देंगे कि मेरी जिंदगी कहीं और है, तुम्हारी जिंदगी कहीं और है, और वो पत्नी जो पति के आस में आस लगाए बैठे 16 दिन तक प्रताड़ित होती रही, उस महिला की भावना को ठेस पहुंच जाए। आपसे दूर है और कोई तो हो सकता है, जरूरी नहीं है कि जैसा आप सोच रहे हैं वैसा उसके साथ हो सकता है वो किसी मुसीबत में हो। और पति पत्नी तो एक दूसरे का सहारा होते हैं। पति पत्नी के रिश्ते में एक ऐसा विश्वास होता है जिससे ये गाड़ी सुरक्षित जिंदगी के नैया को पार लेके जाती है। और इस पे हमेशा कान से सुनी हुई बातों पे भरोसा ना करें। कुछ बातें ऐसी होती है जिसे देखना और सुनना दोनों जरूरी होता है, जिससे रिश्ता मजबूत होता है। और कोई भी लड़की किसी ऐसे मुसीबत का शिकार हो जाए, ऐसे घटना का शिकार हो जाए, तो वो भी सूझबूझ से काम ले कि जो भी व्यक्ति उसके सामने आता है उससे मदद की गुहार करे, उसे अपनी बातें बताए और वहां से निकलने की कोशिश करे, तो हो सकता है सुरक्षित अपने घर तक पहुंच जाए। आज की कहानी से हम आप सबके बीच में यही मैसेज देना चाहते हैं कि जब भी आप कहीं जाएं, इस बात का जरूर ध्यान रखें कि सामने बैठा व्यक्ति आपका हमदर्द, आपका मददगार हो नहीं सकता। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें, सचेत रहें।